बच्चों को स्कूल बस में बैठाकर वापस अनीता खिन्न मन से टेरेस पे जाकर बैठ गई। सुहावना मौसम, हल्के बादल और पंछियों का मधुर गान कुछ भी उसके मन को वह सुकून नहीं दे पा रहे थे जो वो अपने पिछले शहर के घर में छोड़ आई थी। नीता की इधर उधर दौड़ती सरसरी नजरें थोड़ी दूर एक पेड़ की ओट में खड़ी बुढ़िया पे ठहर गई। ओह, फिर वही बुढ़िया क्यों इस तरह से उसके घर की ओर ताकती है? नीता की उदासी बेचैनी में तब्दील हो गई। मन में शंकाएं पनपने लगी। इससे पहले भी नीता उस बुढ़िया को 3-4 बार नोटिस कर चुकी थी। 2 महीने हो गए थे नीता को मुंबई से गुड़गांव शिफ्ट हुए, मगर अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाई थी। पति ज्ञान का बड़े ही शॉर्ट नोटिस पर तबादला हुआ था। वो तो आते ही अपने काम और ऑफिशियल टूर में व्यस्त हो गए। छोटी सैलिका को पहली क्लास में आराम से एडमिशन हो गया, मगर सोनू को बड़ी मुश्किल से 5वीं क्लास के मिड सेशन में एडमिशन मिला। वो दोनों भी धीरे धीरे रूटीन में आ रहे थे, लेकिन नीता उसकी स्थिति तो जड़ से उखाड़कर दूसरी जमीन पर रोपे गए पेड़ जैसी हो गई थी, जो अभी भी नई जमीन नहीं पकड़ पा रहा था। सब कुछ कितना सुव्यवस्थित चल रहा था। मुंबई में उसकी अच्छी जॉब थी, घर संभालने के लिए अच्छी मेड थी, जिसके भरोसे वह घर और रसोई छोड़कर सुकून से वापस चली जाती थी। घर के पास ही बच्चों के लिए एक अच्छा से डे केयर भी था। स्कूल के बाद दोनों बच्चे शाम को उसके ऑफिस से लौटने तक वहीं रहते। लाइफ बिल्कुल सेट थी, मगर ज्ञान के एक तबादले की वजह से सब गड़बड़ हो गया। यहाँ ना आसपास कोई अच्छा डे केयर है और न ही कोई भरोसे लायक मेड ही मिल रही है। उसका करियर तो चौपट ही समझो। और इतनी टेंशन के बीच ये विचित्र बुढ़िया कहीं छुपकर घर की टूह तो नहीं ले रही। वैसे भी इस इलाके में चोरी और फिरौती के लिए बच्चों का अपहरण कोई नई बात नहीं है। सोचते सोचती नीता परेशान हो उठी। 2 दिन बाद ज्ञान टूर से वापस आए तो नीता ने उस बुढ़िया के बारे में बताया। ज्ञान को भी कुछ चिंता हुई। ठीक है, अगली बार कुछ ऐसा हो तो वॉचमैन को बोलना, वो उसका ध्यान रखेगा, वरना फिर देखते हैं, पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। नीता का घर को दोबारा ढर्रे पर लाकर नौकरी करने का संघर्ष जारी था, पर इससे बाहर जाने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। एक दिन सुबह नीता ने टेरेस से देखा, वॉचमैन उस बुढ़िया के साथ उसके मेन गेट पर आया हुआ था। ज्ञान उससे कुछ बातें कर रहे थे। पास से देखने पर उस बुढ़िया की सूरत कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। नीता को लगा कि उसने यह चेहरा कहीं और भी देखा है, मगर कुछ याद नहीं आ रहा था। बात करके ज्ञान घर के अंदर आ गए और वो बुढ़िया मेन गेट पर ही खड़ी रही। अरे, ये तो वही बुढ़िया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये यहाँ क्यों आई है? नीता ने चिंतित स्वर में ज्ञान से पूछा। बताऊंगा तो आश्चर्यचकित रह जाओगी। जैसे तुम उसके बारे में सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। जानती हो वो कौन है? नीता का विस्मित चेहरा आगे की बात सुनने को बेकरार था। वो इस घर की पुरानी मालकिन है। क्या? मगर ये घर तो हमने मिस्टर शांतानु से खरीदा है। ये लाचार बेबस बुढ़िया उसी शांतानु की अभागी माँ है, जिसने पहले धोखे से सब कुछ अपने नाम करा लिया और फिर ये घर हमें बेचकर विदेश भाग गया, अपनी बूढ़ी माँ सावित्री देवी को एक वृद्धा आश्रम में छोड़कर। और तो और आज तक पलटकर देखा तक नहीं। छी, कितना कमीना इंसान है। देखने में तो बड़ा शरीफ लग रहा था, मैंने मुंह सिकुड़ते हुए कहा। ज्ञान का चेहरा भी विस्तीर्णता से भर उठा। वही नित्या याददाश्त पर कुछ जोर डाल रही थी। हाँ, याद आया। स्टोर रूम की सफाई करते हुए इस घर की पुरानी नेम प्लेट्स दिखी थी। उस पे सावित्री निवास लिखा था। वही एक राशि ठाट बाट वाली महिला की एक पुरानी फोटो भी थी। उसका चेहरा भी इस बुढ़िया से मिलता था। तभी मुझे लगा था कि इसे कहीं देखा है, मगर अब ये क्यों आई है? क्या घर वापस लेने? पर हमने तो इसे पूरी कीमत देकर खरीदा है। नीता चिंतित हो उठी। नहीं नहीं,
आज इनके पति की वर्षी है। ये उस कमरे में दिया जलाकर प्रार्थना करना चाहती है जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी। इससे क्या होगा? मुझे तो इन बातों में कोई विश्वास नहीं है। तुम्हें नहीं, उन्हें तो है। और अगर हमारी हाँ से उन्हें थोड़ी सी खुशी मिल जाती है तो हमारा क्या घट जाएगा? ठीक है, आप उन्हें बुला लीजिए, अनमने मन से ही सही। मगर नीता ने हाँ कर दी। सावित्री देवी अंदर आ गई। छीन काया, तन पे पुरानी सूती धोती, बड़ी बड़ी आंखों के कोरों में कुछ जमे कुछ पिघले से आंसू। अंदर आकर उन्होंने शालीनता से नमस्कार किया और उन्हें अंदर आने की अनुमति देने के लिए ज्ञान और नीता को ढेरों आशीर्वाद दिए। नजरें भर भर कर उस पराये घर को देख रही थी जो कभी उनका अपना था। आंखों में कितनी स्मृतियां, कितने सुख और कितने ही दुख एक साथ तैर रहे थे। वो ऊपर वाले कमरे में गई। कुछ देर आंखें बंद कर बैठी रही। बंद आंखें लगातार रिस रही थी। कोरों से आंसू टप 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 बस टपकते जा रहे थे। फिर उन्होंने दिया जलाया, प्रार्थना की और फिर वापस से दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी और सोचा था अर्थी पर ही जाऊंगी, मगर स्वर भर्रा आया था। यही कमरा था मेरा। शांतनु इसी कमरे में पैदा हुआ था। कितने साल हंसी खुशी बिताए हैं यहाँ अपनों के साथ। मगर शांतनु के पिता के जाते ही आंखें पुनः भर गई। नीता और ज्ञान निःशब्द बैठे रहे। थोड़ी देर घर से जुड़ी बातें कर सावित्री देवी भारी कदमों से उठी और चलने लगी। पैर जैसे इस घर की चौखट छोड़ने को तैयार ही न थे, पर जाना तो था ही। उनकी इस हालत को वो दोनों भी महसूस कर रहे थे। आप जरा ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। नीता सावित्री देवी को रोककर कमरे से बाहर चली गई और इशारे से ज्ञान को भी बाहर बुलाकर कहने लगी, सुनिए, मुझे एक बड़ा अच्छा आइडिया आया है जिससे हमारी लाइफ भी सुधर जाएगी और इनके टूटे दिल को भी आराम मिल जाएगा। क्यों न हम इन्हें यहीं रख लें? अकेली है, बेसहारा है और इस घर में इनकी जान बसी है। यहाँ से कहीं जाएंगे भी नहीं और हम वृद्धा आश्रम से अच्छा खाने और पहनने को देंगे उन्हें। ज्ञान का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। तुम्हारा मतलब है नौकर की तरह? नहीं नहीं, नौकर की तरह नहीं। हम इन्हें कोई तनख्वाह नहीं देंगे। ये घर पे रहेंगी तो मैं भी आराम से नौकरी पर जा सकूंगी। मुझे भी पीछे से घर की बच्चों के खाने पीने की टेंशन नहीं रहेगी। आइडिया तो अच्छा है, पर क्या यह मान जाएगी? क्यों नहीं, हम इन्हें उस घर पे रहने का मौका दे रहे हैं जिसमें उनके प्राण बसे हैं, जिसे ये छुप छुप कर देखा करती है। और अगर कहीं मालकिन बनकर घर पर अपना हक जमाने लगी तो क्या निकाल बाहर करेंगे? घर तो हमारे नाम ही है। ये बुढ़िया क्या कर सकती है? नीता मुंह चिढ़ाकर बोली। ठीक है, तुम बात करके देखो। ज्ञान ने सहमति जताई। नीता ने संभल कर बोलना शुरू किया। देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ रह सकती हैं। सावित्री देवी की आंखें इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से चमक उठी। क्या वाकई वो इस घर में रह सकती है? लेकिन फिर बुझ गई। सोचने लगी, आज के जमाने में जहां सगे बेटे ने ही उन्हें घर से यह कहते हुए बेदखल कर दिया कि अकेले बड़े घर में रहने से अच्छा उनके लिए वृद्धा आश्रम में रहना होगा, वहीं ये पराये लोग उसे बिना किसी स्वार्थ के क्यों रखेंगे? नहीं नहीं, आपको नाहक ही परेशानी होगी। परेशानी कैसी? इतना बड़ा घर है और आपके रहने से हमें भी आराम हो जाएगा। हालांकि दुनियादारी के कटु अनुभवों से गुजर चुकी सावित्री देवी नीता की आंखों में छिपी मनसा समझ गई, मगर उस घर में रहने के मोह में वो मना न कर सकी। सावित्री देवी उनके साथ रहने आ गई और आते ही उनके सधे हुए अनुभवी हाथों ने घर की सारी जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली। सभी उन्हें अम्मा कहकर ही बुलाते। हर काम उनकी निगरानी में सुचारू रूप से चलने लगा। घर की जिम्मेदारी से बेफिक्र होकर नीता ने भी नौकरी ज्वाइन कर ली। साल भर कैसे बीत गया पता ही न चला। अम्मा सुबह दोनों बच्चों को उठाती, तैयार करती, मान मनुहार कर खिलाती और स्कूल बस तक छोड़ती। फिर किसी कुशल प्रबंधक की तरह अपनी देखरेख में बाई से सारा काम कराती।
रसोई का वो स्वयं खास ध्यान रखने लगी। खासकर बच्चों के स्कूल से आने के वक्त वो नित्य नए स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन स्वयं तैयार कर देती, जबकि नीता ने खाने बनाने के लिए अलग कुक लगा रखी थी। नीता भी हैरान थी कि जो बच्चे चिप्स और पिज्जा के अलावा कुछ भी मन से न खाते थे, वे उनके बनाए व्यंजन खुशी खुशी खाने लगे। नीता उन्हें माजी कहती थी। बच्चे अम्मा से बेहद घुल मिल गए। उनकी कहानियों के लालच में कभी देर तक टीवी से चिपके रहने वाले बच्चे उनकी हर बात मानने लगे। समय से खाना पीना और होमवर्क निपटाकर बच्चे बिस्तर में पहुंच जाते। अम्मा अपनी कहानियों से बच्चों में एक ओर जहां अच्छे संस्कार डाल रही थी, वहीं हर वक्त टीवी देखने की बुरी आदत से भी दूर ले जा रही थी। ज्ञान भी बहुत खुश थे कि हमेशा काम का सपना देखने वाली नीता अब अपने काम में व्यस्त हो गई। नीता और ज्ञान बच्चों में आए सुखद परिवर्तन को देखकर अभिभूत थे, क्योंकि उन दोनों के पास तो कभी बच्चों के पास बैठकर बातें करने का भी समय नहीं होता था। पहली बार नीता ने महसूस किया कि घर में किसी बड़े बुजुर्ग की उपस्थिति, नानी दादी का प्यार बच्चों पर कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है। उसके बच्चे तो शुरू से ही इस सुख से वंचित रहे, क्योंकि उनके जन्म से पहले ही उनकी नानी और दादी दोनों गुजर चुकी थी। आज नीता का जन्मदिन था। ज्ञान और नीता ने ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलकर बाहर डिनर करने का प्लान बनाया था। सोचा था बच्चों को अम्मा संभाल लेगी, मगर घर में घुसते ही दोनों हैरान रह गए। बच्चों ने घर को गुब्बारों और झालरों से सजाया हुआ था। वहीं अम्मा ने नीता की मनपसंद डिशेस और केक बनाए हुए थे। इस सरप्राइज बर्थडे पार्टी, बच्चों के उत्साह और अम्मा की मेहनत से नीता अभिभूत हो उठी और उसकी आंखें भर आई। इस तरह के वीआईपी ट्रीटमेंट की उसे आदत नहीं थी और इससे पहले बच्चों ने कभी उसके लिए ऐसा कुछ खास किया भी नहीं था। बच्चे दौड़कर नीता के पास आ गए और जन्मदिन की बधाई देते हुए पूछा, आपको हमारा सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि क्या बताऊं, कहते हुए उसने बच्चों को बाहों में भरकर चूम लिया। हमें पता था आपको अच्छा लगेगा। अम्मा ने बताया कि बच्चों द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास भी मम्मी पापा को बहुत बड़ी खुशी देता है, इसीलिए हमने आपको खुशी देने के लिए ये सब किया। नीता की आंखों में अम्मा के लिए कृतज्ञता छा गई। बच्चों से ऐसा सुख तो उसे पहली बार ही मिला था, और वो भी उन्हीं के संस्कारों के कारण। केक काटने के बाद सावित्री देवी ने अपने पल्लू में बंधे लाल रुमाल में लिपटी एक चीज निकाली और नीता की ओर बढ़ा दी। ये क्या है अम्मा? तुम्हारे जन्मदिन का उपहार। नीता ने खुलकर देखा तो रुमाल में सोने की चेन थी। वो चौंक पड़ी। ये तो सोने की मालूम होती है। हाँ बेटी, सोने की ही है। बहुत मन था कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें कोई तोहफा दूं। कुछ और तो नहीं है मेरे पास, बस यही एक चेन है। उन्होंने दी थी, जिसे संभाल कर रखा था। मैं अब इसकी क्या करूंगी? तुम पहनना, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। नीता की अंतरात्मा उसे कचोटने लगी, जिसे उसने लाचार बुढ़िया समझकर स्वार्थ से तत्पर हो अपने यहाँ आश्रय दिया। उनका इतना बड़ा दिल कि अपने पास बचे इकलौते स्वर्ण धन को भी वह उसे सहज दे रही है। नहीं अम्मा, मैं इसे नहीं ले सकती। ले ले बेटी, एक माँ का आशीर्वाद समझकर रख ले। मेरी तो उम्र भी हो चली, क्या पता तेरे अगले जन्मदिन पर तुझे कुछ देने के लिए मैं रहूं भी या नहीं। नहीं अम्मा, ऐसा मत कहिए। ईश्वर आपका साया हमारे सिर पर सदा बनाए रखे। कहकर नीता उनसे लिपट गई, जैसे वर्षों बाद कोई बिछड़ी बेटी अपनी माँ से मिल रही हो। वो जन्मदिन नीता कभी नहीं भूली, क्योंकि उसे उस दिन एक बेशकीमती उपहार मिला था, जिसकी कीमत कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझते, और वो है निस्वार्थ मानवीय भावनाओं से भरा माँ का प्यार। वो जन्मदिन सावित्री देवी भी नहीं भूली, क्योंकि उस दिन उनकी उस घर में पुनः प्रतिष्ठा हुई थी। घर की बड़ी आदरणीय एक माँ के रूप में, जिसकी गवाही उस घर के बाहर लगाई गई वो पुरानी नेम प्लेट भी दे रही थी, जिसपे लिखा था सावित्री निवास।